हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। 2025 का ये सेट सेकंड है और ये सेकंड सेट का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में सेट फर्स्ट के 1, 2, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस वाले पार्ट में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो लिखना कैसे, आंसर नंबर 4 डाल करके का नंबर क्या कह रहा है कि फलन दिखाइए कि प्रदत्त फलन यानी दिया गया फलन fx बराबर cos x ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच वर्धमान है। एक वर्धमान फलन है, इसको हमको प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, जो भी दिया जाए फलन उसका अवकलन करिए, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो fx का अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा और sin cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। अब हम देखेंगे जो हमें इंटरवल दिया गया है, अंतराल दिया गया है, क्या उस अंतराल में जो कि पाई से 2 पाई है, इसके बीच में sin x का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये अंतराल, इसका सबसे पहली चीज ग्राफ कैसे बनता है, sin x है ना, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये 0 से पाई होता है और ये पाई से लगा करके 2 पाई। इस वाले अंतराल में sin x का मान प्लस और इसमें होता है माइनस। तो यहां से हम देख सकते हैं पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में, याद रखना पाई और 2 पाई को यूज में नहीं लेना है, इसको छोड़ करके, क्योंकि हमारे पास अंतराल कैसा दिया गया है, ओपन इंटरवल, मतलब इन दोनों का यूज नहीं करना है। अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया जाता तब हम पाई और 2 पाई दोनों के मान ले सकते थे। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे क्योंकि पाई से 2 पाई, ऐसा करते हैं, पाई कामा 2 पाई लिख दे रहे हैं। अंतराल में sin x का मान ऐसे ही लिख दीजिएगा, sin x का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है तो जाहिर सी बात है, अगर sin x का मान ऋणात्मक होता है तो माइनस वो और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो f डैश x का जो मान होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। किसमें आएगा, प्लस में आएगा। निरंतर शब्द जुड़ा नहीं, केवल वर्धमान कह रहा है। तो क्या इस अंतराल में जो कि पाई से 2 पाई के बीच में sin x का मान 0 हो सकता है, तो sin x का मान कहां पर 0 होगा, इस वाली लाइन पर। तो इस वाली लाइन पर 0 है, पाई है, 2 पाई है, और इन दोनों को हम यूज में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यहां पर मान 0 नहीं हो सकता है। तो ये फलन कैसा हो गया, यानी फलन लगातार, देखो f डैश x का मान धनात्मक आ गया, धनात्मक आ गया, तो इसका मतलब ये वर्धमान तो है, लेकिन क्या ये निरंतर है, बिल्कुल है, कि फलन लगातार बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कहीं पर 0 नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो वो निरंतर वर्धमान होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर केवल वर्धमान दिया गया है तो हम वर्धमान ही लिख देंगे, होना चाहिए निरंतर वर्धमान, क्योंकि अंतराल हमें जो दिया गया है उस हिसाब से निरंतर होगा, लेकिन दिया नहीं गया है तो जो दिया जाएगा हम वही चीज यहाँ पर प्रूव्ड कर लिख देंगे। अतः ये चीज अंतराल, जो हमारा ये अंतराल है f x का मान प्रदत्त जो दिया गया फलन वर्धमान, fx वर्धमान फलन है, ऐसे ही लिख दीजिए, fx वर्धमान फलन है। Hence proved, ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें एक 2/3 का मैट्रिक्स निकालना, जबकि aij आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम जो है, इसका मान दिया गया, इन दोनों में रिलेशन दिया गया 2i का माइनस j, 2i माइनस j। सबसे पहला काम,
2 रो और 3 कॉलम लेने। एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण करना जिसमें 2 रो हो, ये हो गया हमारा A11 और ये दूसरा रो है A21। कॉलम कितने हो? 3 कॉलम, पहला दूसरा तीसरा। तो ये क्या होता है? A11 A12 A13। और ये क्या होता है? A21 A21 A22 A23। ये बन गया 2/3 का मैट्रिक्स R/C। R कितने हैं? 2 हैं और C कितने हैं? 1 2 3। तो A11 का मान क्या होगा? पहले वो चीज निकालते हैं। तो यहां से A11 का मान निकालो। A11 यानी I का मान भी 1 है और J का, तो 2 1 2 और माइनस का 1 बराबर कितना आ गया? 1। A12 निकालना है। तो A का मान, I का मान देखो कितना है? 1 और J का मान कितना है? 2 डाल देना। आंसर कितना आ गया? 0। A13 निकालना है। 2 I का मान कितना देखो दिया गया? 1 और J कितना दिया गया है? 3, तो माइनस का 1 आ गया। A21 निकालना है, ठीक है। A21 यानी I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 × 2 माइनस का 1 कितना आ गया? 3। अब A22 निकालना है, तो I और J दोनों 2 2 डालना है, तो 2 × 2 माइनस का 2 बराबर कितना आ गया? 2। A23 निकालना ना, 23। तो 2I का मान कितना है? 2 है और J का मान कितना है? 3। कितना आ गया? 1। अतः मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? 1 0 -1, ठीक है, और ये 3 2 1, ये 2/3 का मैट्रिक्स आ गया। आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ग में दिया गया है, भुजाएं दी गई हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसकी संलग्न भुजाएं यानी क्रमागत भुजाएं हमें दी गई है। तो संलग्न अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो याद रखिए हमेशा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको करना क्या है? A क्रॉस B निकालना है। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो संलग्न भुजाएं हो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उनका मॉड निकाल दीजिए। अगर त्रिभुज कहता है तो 1/2 से गुणा करा देते, बस यही चीज करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है? A क्रॉस B निकालना है। नीचे लिख दे रहे, सबसे पहला काम हमारा A क्रॉस B निकालने का। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, I कैप J कैप K कैप, सारणिक का प्रयोग करते हैं ना। अब गुणांक लिख दीजिए, 3 2 2 और यहां पर गुणांक 1 2 -2 और सॉल्व करेंगे तो I कैप बाहर और 2 दूनी 4 माइनस का, फिर माइनस 2 दूनी 4, फिर माइनस का J कैप, अब 3 दूनी 6 माइनस का और 2 एकम 2 माइनस का, प्लस माइनस, पहला प्लस लेना फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये हर जगह चल लेना, चाहे बाहर ब्रैकेट दे और चाहे ब्रैकेट के अंदर। के कैप बंद कर दीजिए, 3 दूनी 6 और माइनस 2 एकम 2। सॉल्व करिए, कितना आ गया? माइनस का 8 I कैप और ये माइनस माइनस प्लस का 8 J कैप और यहां पर बचा कितना? 4, 6 में से 2 गया 4 K कैप। अब इसका क्या निकालना है? मॉड। अब यही चीज हम सब लोग ऊपर लिख देते हैं इसको। ये हमारा A क्रॉस B हो गया, इसका मॉड निकाल लीजिए। इसको A से लिखे दे रहे हैं एरिया, इसका मॉड निकालिए। अंडर रूट में -8 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 8 × 64, 8 × 64, 4 चौक 16, 64 और 64 128, 128 में 16 जोड़ेंगे तो 144 और रूट के बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, स्क्वायर भुजा होती तो यूनिट, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। यही आंसर बन जाएगा आपका। इसका आंसर आ रहा है 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में क्या कह रहा है?
कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन जो है वो बढ़ रहा है, ये चीज हमने बताया, यानी प्लस में लेना है, मान dv अपॉन dt मात्रा के बेस पर वैल्यू रखिए। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला चीज, जो आयतन हमें दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। घन है ना, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को 20 से लिखते हैं, कितना होता है 4/3। अच्छा, घन का है। भुजा की, भुजा को हमने क्या नाम दिया है, ए से लिखा, चाहे एल लिख दीजिए, कोई बात नहीं, एल से ही लिख सकते हैं, एल क्यूब, आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे लिख दीजिए। इसका अवकलन करिए, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट वाला ही हमें मान पता है, टाइम टी। तो ये कितना हो जाएगा dv अपॉन dt, ddt ऑफ v। l क्यूब का कितना होगा 3l स्क्वायर, और इंटू l का करेंगे तो d dt ऑफ l। अब ये वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, ये वैल्यू कितनी दी गई, dv अपॉन dt बढ़ रहा है तो यानी पॉजिटिव, बराबर 3l का स्क्वायर, l कितना है तुम्हारे पास 10, सभी सेंटीमीटर में, ठीक, स्क्वायर लगा स्क्वायर, और dl अपॉन dt यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक। 3 तरह की 9, और ये 10 की पावर +2, इधर आया -2, 3 गुणा 10 की घात -2, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी dl अपॉन dt, ठीक है, सेंटीमीटर लंबाई का, और ये समय का सेकंड, ये इतना आपका हो गया। ठीक है, अब लगाइए फार्मूला भुजा, किसका एरिया निकालना है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब इसका अवकलन कीजिए, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा d dt ऑफ a, 6 कांस्टेंट है l स्क्वायर का 2l, और इनटू l का t के सापेक्ष d dt ऑफ l, वैल्यू डाल दीजिए, 6 दूनी 12, और इनटू में l कितना हमारे पास है 10, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 3 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 12 3 36 का 10 से 360, और गुणा में 10 की घात -2, -2 मतलब 0.2 अंक आगे, तो 3.20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मात्रक, और पर सेकेंड, ये प्लस का आ रहा है तो बढ़ रहा है, ये मिल गया हमारे डी अपॉन डी टी, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर भी आ रहा है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें एक सेट दिया गया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है, और एक इसमें संबंध है, संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि उसमें x, y वो लेने हैं जो y विभाज्य हो x से, जिनमें y विभाज्य हो x से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। द्विआधारी संबंध है ना, वो संबंध जो खुद का खुद के साथ है, ए का ए के साथ जो संबंध आता है वही आर होता है, द्विआधारी संबंध। ए क्या है आपका, एलिमेंट आपके लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाले पूरे x होते हैं, और ये वाले पूरे क्या होते हैं y। आपको r लिखना है, रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, सर बिल्डर फॉर्म में लिखा था, हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या करना, y भाज्य है x से, y भाज्य हो पूरा का पूरा x से, इन दोनों का डिवाइड कराएं तो हमको नेचुरल नंबर मिले, एग्जैक्ट नंबर, यानी ये नंबर क्या होगा बड़ा, और ये नंबर क्या होगा छोटा।
तो 1 से तो भाज्य होता ही है, 1 से भाज्य होता ही है, 1 का 1 से हो गया। अब क्या 2 1 से भाज्य है? बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सभी के सभी 1 से भाज्य है। ठीक है, अब आगे 2 से भी भाज्य है, बिल्कुल। 4 2 से भाज्य होता है और 6 भी होता है, ये हो गया। अगला 3 3 से होगा और 3 6 से भी होगा। अगला 4 किससे होगा? 4 4 से भी होगा और वो और कोई से नहीं होगा, ठीक है, और 4 और किसी से नहीं होगा। 5 5 से होगा, 6 6 से होगा। आप ये सभी लिख दीजिए, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 लिख सकते हैं इसे। लिखिए, तो इरेज करके हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो आर हमारा क्या होगा? 1 कामा 1 होगा, 1 कामा 2 होगा। भाई ये चीज तो है ही है कि 2 जो है 1 से भाज्य होता है, ठीक। 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 इतना दिया गया है। अब 2 कामा 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 1/2 तो आ ही नहीं पाएगा, भाज्य हो ही नहीं पाएगा। 2/1 तो हो सकता है, तो 2 कामा 2 होगा, 2 कामा 4 होगा। इधर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रखनी है, इक्वल रखनी है, ठीक है, क्योंकि y भाज्य है x से, y पूरा का पूरा कट रहा है x से, ठीक। पीछे वाला आगे से कट जाए, यानी आगे वाले का पहाड़ा पढ़ो तो पीछे वाला आगे। और 2 कामा 6 3 कामा 3 3 कामा 6 और क्या आएगा? लिख लेते हैं, और 4 कामा 4 5 कामा 5 6 कामा 6 ये इतने। कलर हम चेंज कर रहे हैं, ये कलर जाएगा, है ना। अब पहला क्या होता है आपका? स्वतुल्य संबंध के लिए क्या सभी एलिमेंट खुद के साथ संबंध बना रहे हैं, खुद के साथ जुड़े हैं? सभी एलिमेंट 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू आर, एक लोग की जरूरत पड़ती है उसमें। क्लियर बात? तो ये चीज हम यहां पर लिख सकते हैं 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर डॉट 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 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर। सभी के सभी है ना, मिल रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कि आर क्या हुआ? अतः आर स्वतुल्य संबंध। आप चाहे एक लिख दीजिए चाहे पूरे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही है, स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया हमारा।
अगला कौन सा संबंध है? सममित संबंध। कौन सा संबंध है? सममित संबंध। सममित संबंध हेतु। सममित संबंध हेतु। अगर ध्यान से देखिए सममित संबंध में क्या होता है, अगर x y में है, को बिलोंग्स कर रहा है, तो y भी x को बिलोंग्स करना चाहिए। यही तो अगर 1,1, ध्यान से देखिए 1,1 का उल्टा 1,1 है, 1,2 तो है, क्या 2,1 है? कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं। ये चीज आपको नहीं लिखना है, आप चाहे तो सेट बिल्डर से लिखिए या ये रोस्टर फॉर्म, हम रोस्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो 1,2 तो R में बिलोंग्स है, तो क्या 2,1 R में बिलोंग्स है? नहीं, यानी जो R है वो स्वतुल्य तो है लेकिन सममित संबंध नहीं। R क्या नहीं? सममित संबंध नहीं। हो गया, ठीक है। अब अगला कौन सा है? अगला आपका आ जाइए तीसरा नंबर, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध हेतु। संक्रमक संबंध के लिए क्या होगा? संक्रमक संबंध में होता है कि अगर आपका R, ध्यान से समझिए, a x कामा y है ना, x कामा y R में है, और साथ ही साथ y किसी तीसरे z के साथ R में है। ये तो है नहीं y x से ही जुड़ा, y z से भी जुड़ा होगा, कोई और भी होगा। अगर इन दोनों के होने से यदि x कामा z भी R में हो जाए तो ये होता है संक्रमण। क्या 1,1 है, 1,2 है? क्या 1,2 है? बिल्कुल है। 1,2 है, 2 से स्टार्ट होना, 2 वाला 2,2 है, 2 हटाइए, क्या 1,2 है? 1,3 है, 1,3 है, ये भी चलिए, ये सभी हो जाएंगे। अब आप देखिए 2,2 है, 2,2 है, 2,6 है, 2 हट गया, 2,6 भी है, 5,1 है, लेकिन 5,1 1,5 है, और 5,1 है, 5 हट गया, 1,5 भी है, ठीक है। 4,4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई और है, पहला, ध्यान से समझिए, दो चीजें होती, अगर ऐसा है तब भी होगा, और अगर इसमें से कोई एक मिल रहा होगा, पहला मिले, y पर खत्म हो रहा, y से स्टार्ट होने वाला ना मिले तब भी ये संक्रमण, यानी ये वाला मिल रहा, बाकी कोई मिले चाहे ना मिले तब भी ये संक्रमण है, ठीक है। तो कोई भी देख सकते हैं, सभी के सभी मिल रहे हैं आपके पास। आप कोई 1,6 उठाइए, 6,6 है। अगर आप 3,3 उठाइए, 3,3 उठाइए, और 3,3 है, और 3,6 भी है, 3 हट गया, 3,6 भी है। ऐसे ही समझ लीजिए, विभाज्यता की बात है कि अगर आपके पास दिया जाए कि जो 6 है, ये ले लेते हैं 12, 12 जो है वो विभाज्य है 6 से, और 6 जो है विभाज्य है 2 से, तो क्या 12 2 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा। अरे भैया 12 6 के पहाड़े में आता है, और 6 के पहाड़े में 2 आता है, तो इसका मतलब 2 के पहाड़े में 12 भी आएगा। समझिए, 6 का पहाड़ा पड़ रहा है 12 आ रहा है, 2 का पहाड़ा पड़ रहा है 12 आ रहा है, तो क्या 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 12 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 के पहाड़े में 6 के पहाड़े में उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर 12 6 से डिवाइड है और 6 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 12 2 से भी डिवाइड होगा,
6 का पहाड़ा पढ़े 12 आ रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़े 6 आ रहा है, तो क्या 2 के पहाड़े में 12 नहीं आ रहा है? तो ये चीज मिल रहा है, तो कोई एक लिख दीजिए। अगर 1 कामा 2 आर में है और 2 कामा साथ ही साथ 2 पर खत्म हो रहा है, तो कोई 2 वाला उठा लीजिए। 2 कामा 4 उठा लेते हैं। 2 कामा 4 किस में है? ये भी आर में है। तो क्या इन दोनों के होने से, ये यहां का लास्ट यहां का पहला खत्म, इन दोनों के होने से यदि क्या 1 कामा आर 1 कामा 4, ध्यान से समझिए, एक्स है और ये जेड है, बीच वाला छोड़ दीजिए, यहां का लास्ट यहां का पहले, ये बीच वाला छोड़ना लास्ट, इन दोनों का रिलेशन जो 1 कामा 4, क्या ये आर में है? 1 कामा 4 आर में है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आर है वो कौन सा संबंध है आपका? संक्रमक है। आर कौन सा संबंध है? संक्रमक, अतः आर संक्रमक संबंध है। अब यहां से देख लीजिए, हमको दिखाना यह था क्या आर तुल्यता संबंध है, तो क्योंकि आर स्वतुल्य संक्रमक तो है लेकिन सम्मित नहीं है, क्योंकि आर स्वतुल्य कामा संक्रमक, स्वतुल्य व संक्रमक है परंतु सममित नहीं है। इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है, तीनों होंगे तब होता। यही तो लिख देना था, पहला मिल गया, दूसरा मिल ही नहीं रहा तो संक्रमक है, तुल्यता होगी। ठीक है, ये तुल्यता लिखा है। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, क्या कह रहा है इसका? आव्यूह दिया गया है, एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल में लिखिए। तो कोई भी आव्यूह ए दिया गया, हमने ए नाम दे दिया, वो सममित तथा विषम सममित आव्यूह में कैसे लिखा जाता है? सममित आव्यूह होता है ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, हम लिख सकते हैं। अब इसमें ये वाला जो टर्म होता है इसको सममित आव्यूह कहते हैं, और ये वाला जो होता है ये विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित। और ऐसे ही लिख देना है, आपको ये निकालना इसी में डाल देना है। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट नाम दे दीजिए बस। और ये वाला हम उठा लेते हैं इसको यहां से, लिख सकते हैं ये सममित आव्यूह, लिख सकते हैं। आपको करना क्या है? ए डैश निकालना है, ए डैश यहां पर निकाल लीजिए। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, आर को सी में बदल देना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, तो ए डैश हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? ए डैश चेंज करिए, ये रो है कॉलम में लिख दीजिए, ये रो है कॉलम में लिख दीजिए, -2 -2 1, रो को कॉलम में -4 -5 2 हो गए। अब यही चीज यहां पर लिख दीजिए, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, आपके पास ए ये दिया ही गया है, इसी को कॉपी किए ले रहा है, ये हो गया ए प्लस ए डैश, ये ए डैश हो गया, कोई मतलब तो नहीं इतना लिखें, ठीक। अब प्लस का साइन लगा दीजिए, एक बटा दो बचा है। अब इन दोनों को जोड़ दो,
कितना आ जाएगा, 3 3 6, और ये घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर ये जोड़ करके -5। 3 में से 2 गया 1, -2 -2 -4, -5 और +1 माइनस का 4, -1 -4 -5, 1 और -5 -4, और ये 2 और 2 4। अब 2 से अंदर डिवाइड करा दीजिए। 2 से अंदर क्या कराना है आपको, डिवाइड। कितना आ जाएगा, 6 का 2 से डिवाइड 3, ये 1/2, और ये माइनस का 5/2, और यहाँ पर आपका 1/2, और ये -2 बचेगा, -2 बचेगा, -5/2, और ये 2 बचा माइनस का, और यहाँ पर 2 बचा। ये सममित आव्यूह हो गया। ठीक है, यानी a + a' और आगे कितना है, हाफ। ऐसे ही आपको निकालना है असममित आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह क्या निकालना है, विषम सममित आव्यूह। और इसका रूप क्या होता है, इसको आप p से लिख दीजिए। इसको आप किससे लिख सकते हैं, p से। तो ये हमारा p हो जाएगा। आसान बनाने के लिए इसको हम किससे लिख सकते हैं, p से। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान है, p। और इसको हम किससे लिखेंगे, q से, जो कि कितना आएगा, हाफ a - a'। सेम यही चीज आएगा, बस अंतर क्या होगा, बस अंतर आपका क्या आएगा, बीच में 0। ओके, अब क्यों हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। घटाइए, 3 में से 3 गया, कितना बचा, 0। घटाइए, ये माइनस प्लस 3 और 2 5, और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस का 1 माइनस का बचा कितना, 3। और ये -3 -2 -5, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस और 1 6, ये माइनस माइनस प्लस और 4 माइनस का 3, माइनस और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, -1 -5 -6, और ये माइनस का 2 माइनस और प्लस का 2 0। अब 2 से अंदर डिवाइड करा दीजिए, ये कितना आएगा, 0, और ये 5/2 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा, और ये -5/2, ये 0, और ये 3, और ये -3/2, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे -3, और ये कितना बचा, 0। अब हमको किसके रूप में लिखना है, सममित समीकरण 1 में ये वैल्यू डाल देनी। कहां पर डालनी, समीकरण 1 में। यही तो है हमारा समीकरण 1। ये क्या था आपका P, और ये क्या था Q। तो कितना आ रहा है, P हमारे पास कितना है, ये P आ गया हमारा। Q हमारे पास कितना है, ये Q आ गया। बीच में प्लस लगा, प्लस हो गया। इसको छोटा किए ले रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा। बस यही लिख देना है। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वापस a मिल जाएगा आपको। ये हो गया सममित, और ये विषम सममित, यही है आंसर।
कितने नंबर का है ये टोटल? ये टोटल आया है आपका, वैसे यहाँ पर दिया नहीं गया है टोटल, वैसे 3 नंबर से कम किया होगा, 3 नंबर से, ठीक है। और इसमें तो आपका जो है वही दिए हैं, और 1/2 से अंदर भाग ही नहीं कराए, कोई बात नहीं है, 1/2 ना कराए भाग, वही है, देख लें एक बार, मिलवा लें। ठीक है, ठीक 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 ठीक, 0.5 3 -5 0.6, ठीक, -3 -6 0, ठीक सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर का एक समीकरण, अवकल समीकरण हमें दिया गया, या एक, हाँ अवकल समीकरण, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, जो कि एक समीकरण के रूप में दिया गया, इसका अवकलन करना है। ये जो फंक्शन दिया गया है इसको आप पहले उतार लीजिए प्रूफ में, हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, उपपत्ति, और आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। कितना आएगा आपके पास, इसको इधर ला करके वर्ग करिए, तो ये हो जाएगा x² ब्रैकेट में 1 + y इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा और वर्ग करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y² ब्रैकेट में 1 + x। अब है तो इसको ले आइए इधर, ये पूरा का पूरा इधर ले आइए, अब ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, अंदर गुणा करिए, x² + x² y बराबर में y² + y² x। अब इधर आ जाइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो इधर हो जाएगा x² - y² बराबर में, ये इधर आएगा, इधर क्या बचा y² x, और माइनस का ये इधर आएगा x² y। a² - b² लगाइए, a + b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर, यहाँ पर कॉमन क्या है, -xy हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन -xy, तो x तो बाहर चला गया, y बचा, माइनस कॉमन लिया तो इसका प्लस से चिन्ह, तो किस में बचेगा ये माइनस, और ये यहाँ से x बचेगा, माइनस है, माइनस कॉमन ले लेगा तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर ले जाइए, इन दोनों में कॉमन के y बचा क्या 1 + x, और इस x को इधर ले आओ माइनस में, और यहां से आपका y का मान मिल जाएगा, कितना मिला, ये बटे मिलेगी -x/1 + x। अब इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तुरंत वहां पर करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, आएगा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा करके, तो ये हो जाएगा d dx/y, और यहां पर आप लगाइए अंश बटा हर, तो हर इंटू अंश का अवकलन x का 1 हो जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस और सूत्र वाला माइनस प्लस, अंश अंश लिख दीजिए इंटू हर का अवकलन, 1 का 0 और x का 1 और बटे में हर का स्क्वायर। सॉल्व करिए, अंदर माइनस से गुणा करिए, -1 - x, और यहां पर अंदर गुणा करिए x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 + x का होल स्क्वायर, ये वाला x प्लस का होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, d dx/y आपके पास कितना बच रहा है, -1/1 + x का होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना है, हो गया ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइन दी गई है तो वेक्टर फॉर्म में, हम इनको इन दो लाइन के बीच में कोण निकालना है। लाइन का वैसे इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर बराबर वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b, दो है लाइन, तो ये हो गया, आप अगली लाइन क्या हो जाएगी, यही दोनों लाइन, लेकिन इन दोनों में ये चीज जो वैल्यू है ये अदिश राशि अलग अलग होंगी, ये अचर पद दोनों में अलग अलग होंगे, और ये सदिश क्या हो जाएगा, ये a1 b1 पहली लाइन है, लाइन L1, और ये लाइन
L2 और ये A2 B2। क्लियर बात? इसको यहां पर किए दे रहे हैं थोड़ा सा, और ये लाइन नंबर सेकंड। हमको B1 B2 चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन इन दोनों का मॉड। ध्यान से समझिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये वो लाइन है जो इस बिंदु से होकर जा रही है, यानी A1 से होकर के जा रही है, ठीक, एक लाइन जो A1 से होकर के जा रही है बिंदु, और वो एक सदिश के समांतर है, और वो हमारा सदिश क्या हो जाएगा, ये हमारा B1 वेक्टर। और अगला क्या है, एक कोई दूसरी लाइन है L2, वो जा रही है A2 पॉइंट से, और ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है ये B2 के पैरेलल है। अब L1 और L2 के बीच कोण क्या बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो L1 और L2 के बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा। इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं ऊपर की ओर। अगर ध्यान से देखा जाए, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो इनके बीच कोण बनेगा, जो कोण इनके बीच बनेगा वही कोण B1 और B2 के बीच बनेगा। अगर हम B1 को यहां से उठाए, यहां पर ले आए, और इसको यहां से उठा करके यहां पर ले जाए, तो क्या इनके बीच कुछ कोण बन रहा है, बन रहा है। तो जो B1 B2 के बीच कोण बनेगा वही हमारा दरअसल इसके बीच भी बनेगा। देख लीजिए करके, वही कोण बनेगा एकदम सेम टू सेम, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट इसका। तो वैसे ये चीज हमने पढ़ाया भी, तो आपको करना क्या है, B1 आपके पास कितना है ये लिखना है, ये लैम्डा के साथ जो लिखा I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप। B2 आपके पास कितना है 3I कैप माइनस 5J कैप माइनस 4K कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, B1 डॉट B2, डॉट प्रोडक्ट केवल मान आएगा, यहाँ एक 3 एकड़ 3 माइनस 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 प्लस 5 एकड़, यहाँ कुछ नहीं बन तो है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, K का K के साथ K का K के साथ K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। 8 5 13 3 16 आ गया। इसका परिमाण निकालो, B1 वेक्टर का परिमाण अंडर रूट में कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आ जाएगा टोटल 6, 2 दूनी 4 1 5 1 6। B2 वेक्टर लगाइए चाहे नहीं, केवल परिमाण की बात हो रही है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 तरह की 9 और 4 चौक 16 9 25, और ये भी 50 25 25 50। क्लियर बात? फार्मूला आपके पास यहाँ लिखा है, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, B1 डॉट B2 कितना है 16, और ये B1 कितना है रूट 6 को हम तोड़ रहे हैं, रूट 2 गुणा रूट 3, और ये B2 कितना है अंडर रूट 50, 50 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 25, अंडर रूट 2 कितना हो गया 2 2 8 16, और ऊपर बचा 8, नीचे 50 25 5 रूट 3, और थीटा बराबर करेंगे तो कॉस इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा, कॉस इनवर्स 8/5 अंडर रूट 3।
ये आंसर हो गया। यही क्वेश्चन था पिछले वाले सेट में, बस वो कार्टेशियन फॉर्म में था और ये वेक्टर फॉर्म में था। आंसर यही था पूरा सेम टू सेम। आप चाहे √3 से गुणा √3 से भाग कर दीजिए, नीचे 5 3 15 हो जाएगा, ऊपर 8 √3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बचा है इसका लास्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आगे वाले वीडियो में वन शॉट में प्रयास करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।